ये वो चीज़ है जिसको हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, तो अभी जो है इससे आगे हम चलते हैं। अ, अब प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन के जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आती है? उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि लास्ट जो हमने पढ़ा था, जो पिछली एग्जांपल अभी हमने देखी, उसमें आपके पास जो डिफरेंट प्रोसेस थे, अगर हम वापस जाके देखें, तो लाइक हम यहाँ पे अगर जाएँ, तो जो जितने भी प्रोसेस हैं, P1 से लेकर P5 तक प्रोसेस हैं और हर एक की यूनिक एक प्रायोरिटी है। यानी कोई भी 2 प्रोसेस या 2 कोई भी 2 जॉब्स ऐसी नहीं है जिनकी प्रायोरिटी जो है वो सेम है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन, इसकी ज़रूरत हमें तब पेश आती है जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेस ऐसे होंगे जिनकी प्रायोरिटी सेम होगी। ठीक है? यानी आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कौन-सा प्रोसेस है। अगर एक ही प्रोसेस आप उसको उठाएँगे और एग्ज़ीक्यूट करना शुरू कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी एक जैसी है और वो सबसे कम है बाकी से, तो उन दोनों के दरमियान आप क्या मामला करेंगे? आप उन दोनों को जो है वो टाइम क्वांटम देंगे या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करेंगे? तो यहाँ पे राउंड रॉबिन है तो ये टाइम क्वांटम दे रहे हैं। लाइक सबसे पहले आप ये देखें कि P1 आया, उसकी प्रायोरिटी जो है वो 3 है, P2 आया उसकी 2 है, P3 की भी 2 है, P4 की 1 है, P5 की 3 है। तो सबसे कम प्रायोरिटी जो है वो P4 की है और उसके यानी 1 प्रायोरिटी वाला और कोई प्रोसेस नहीं है। तो इवेंचुअली आपने ये किया है कि आपने P4 को जो है वो सीपीयू एलोकेट कर दिया, वो 0 से 7 तक एग्जीक्यूट। उसके बाद जब P4 खत्म हो गया तो आपके पास 2 प्रोसेस ऐसे थे, P2 और P3, जिनकी प्रायोरिटी जो है वो 2 के बराबर है। तो अब आप क्या करते हैं, आप इन दोनों को बारी-बारी जो है वो सीपीयू देते हैं। यानी P2 को दिया, फिर P3 को दिया, फिर P2 को दिया, फिर P3 को दिया। तो ये राउंड रॉबिन है, जब तक कि ये दोनों कंप्लीट नहीं हो गया, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बाद P2 कंप्लीट हो गया तो बाकी उसने P3 को बाकी सारा टाइम दे दिया जितना उसका रहता था। यहाँ पे उसने टाइम क्वांटम से बढ़ के टाइम दिया क्योंकि जो सेम प्रायोरिटी वाला प्रोसेस P2 था वो जो है वो टर्मिनेट हो चुका था। अच्छा, 2 के बाद प्रायोरिटी 2 के बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रायोरिटी लेवल आता है वो है 3 का। 3 वाले भी आपके पास 2 प्रोसेस हैं, एक P1 है और एक P5 है। तो इनको भी आप बारी-बारी टाइम दे रहे हैं। 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, और यहाँ पे आपके पास P5 फाइनली आ जाता है, जो कि 1 मिलीसेकंड के अंदर जो है वो अपना टाइम, अपना प्रोसेस जब उसका खत्म हो जाता है। तो ये था कि मिक्सचर ऑफ द 2 एल्गोरिदम्स, कि आपके पास 2 एल्गोरिदम है, उनको आपने मिक्स करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम क्या था कि प्रायोरिटी, अगर एक ही तरह के प्रोसेस हैं, यानी एक ही प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हैं, तो उनके दरमियान किस तरह से डिसाइड किया जाए? तो उसके लिए उन्होंने राउंड रॉबिन जो है वो यूज़ कर ली। अब ये आ गई उसकी मल्टी लेवल क्यू, कि मल्टी लेवल की क्यू जो है वो आप मेंटेन करते हैं। प्रायोरिटी 0 के लिए आपने एक क्यू जो है वो मेंटेन कर लिया, एक प्रायोरिटी 1 के लिए मेंटेन कर लिया, 2 के लिए कर लिया, प्रायोरिटी n के लिए कर लिया। अब सबसे पहले होता ये है कि आप इस क्यू से जॉब्स जो है प्रोसेस करते हैं। इससे जब खत्म हो जाती हैं तो आप नेक्स्ट में जाते हैं। इससे जब खत्म हो जाती हैं तो आप नेक्स्ट में जाते हैं। तो एक चीज़ हमने डिस्कस की थी जिसको हम एजिंग, जिसको हमने कहा था। एजिंग का मतलब ये है कि अगर आपको एक टाइम तक एक प्रायोरिटी लेवल पे पड़े हुए हैं और आपको सीपीयू नहीं मिल रहा है, तो ओवर टाइम आपकी प्रायोरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो एक्चुअली कैसे इंक्रीज़ होगी? आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रायोरिटी Q2 में थे, तो आप प्रायोरिटी Q1 में चले जाएँ। अगर आप प्रायोरिटी Q1 में, तो आप 0 में चले जाएँगे। तो ये एजिंग होता है कि ओवर टाइम आपकी प्रायोरिटी इंक्रीज़ हो रही है एक प्रोसेस की या जॉब की। मल्टी लेवल क्यू में आपके पास जो प्रायोरिटीज़ हैं वो किस बुनियाद के ऊपर आपको एलोकेट की जा सकती हैं। एक क्राइटेरिया ये है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपके जो रियल टाइम प्रोसेस हैं वो आएँगे, उसके बाद सिस्टम प्रोसेस आएँगे, उसके बाद इंटरैक्टिव प्रोसेस आएँगे और फाइनली आपके बैच प्रोसेस, या ऐसे प्रोसेस जो बैकग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, उसमें होता ये है कि प्रोसेस कैन मूव बिटवीन वेरियस क्यूज़। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का जो स्केड्यूलर है उसको आप इन
पैरामीटर से बता सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ क्यूज कितने हैं, हर एक एल्गोरिदम हर एक जो क्यू है उसके लिए स्केजुलिंग एल्गोरिदम कौन सी है, मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस जो है उसको ऊपर वाले क्यू के लेवल पे कैसे जाना है, डिमोड कब करना है, यानी एक प्रोसेस है उसको नीचे वाले लेवल पे कब लेके जाना है, मेथड यूज टू डिटरमिन व्हिच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड्स सर्विस, यानी एक प्रोसेस को जब सर्विस चाहिए तो वो किस उससे पहले किस क्यू के अंदर एंट्री होगी। तो ये आपकी स्केजुलिंग का डिसीजन है जब आप मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की कि एजिंग जो है वो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू से इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि आप जस्ट एक टाइम डिसाइड कर लें कि अगर 5 मिनट एक प्रोसेस वेट कर रहा है तो उसके बाद जो है उसको आप मूव करेंगे, मूव अप द लैडर, और जो आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ क्यू है या आपका हायर लेवल ऑफ क्यू है फीडबैक क्यू में, उसमें उसको ऐड कर देंगे। अब मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है उसमें 3 लेवल्स हैं। पहला जो है वो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को यूज कर रहा है और उसका क्वांटम जो है वो 8 साइकिल्स हैं। दूसरा जो है वो भी राउंड रॉबिन को कर रहा है, उसका क्वांटम जो है वो 16 साइकिल्स हैं। और फाइनली आपके पास जो लास्ट लेवल ऑफ क्यू है उसका है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम जो है वो यूज कर रहा है। अब इसमें होगा क्या है कि व्हेन इट गेन्स सीपीयू उसको 8 मिलीसेकंड मिलेंगे। अगर ये 8 से मिलीसेकंड जो है उसमें खत्म नहीं होता तो वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को यहाँ पे मूव कर देगा। यहाँ पे मूव करने का क्या मतलब होगा, इसका यहाँ पे मूव करने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये इसको सीपीयू मिलेगा तो इसको 16 मिलीसेकंड मिलेंगे। अगर ये 16 मिलीसेकंड में भी कंप्लीट नहीं होता, यानी इसे 8 भी मिल गए और 16 भी मिल गए, 24 मिलीसेकंड में भी ये कंप्लीट नहीं होता, तो आप इसको क्या क्या करेंगे, इस प्रोसेस को उठाएंगे और इसको यहाँ पे फेंक देंगे, और नेक्स्ट टाइम जब इसको सीपीयू मिलेगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा until it terminates। तो ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की एग्जांपल है और कुछ डिसीजंस की एग्जांपल है कि क्यों और किस वजह से आपके पास जो डिफरेंट जॉब्स हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक आ सकती हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे कोर्स में नहीं है। फिर भी मुझे डिस्कस करना पड़ेगा उसके बारे में। उसमें है थ्रेड स्केजुलिंग। यहाँ पे जो एल्गोरिथम्स हमने पढ़ी वो थी पर्टेन कर रही थी सिंगल प्रोसेस सिंगल सीपीयू के साथ, और इसमें हमने थ्रेडिंग को नहीं देखा। तो उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मल्टी कोर जो सिस्टम्स हैं उनकी स्केजुलिंग और उसमें जो थ्रेड के इश्यूज हैं उनको साथ लेके हैं। तो वो जब इसको जब मैंने मिलाया आपकी कोर्स आउटलाइन के साथ तो उसमें तो मुझे ये लग रहा है कि वो चीज़ जो है वो आपके कोर्स में नहीं है। फिर भी मुझे किसी से डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम हम क्या करें। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज हम इसको लेक्चर को खत्म करते हैं। सर स्लाइड नंबर 20 पे अराइवल टाइम है, उसकी समझ नहीं आई। स्लाइड नंबर 20 पे मैं जा रहा हूँ। स्लाइड नंबर 20 पे देखिए, अराइवल टाइम का मतलब ये है कि सीपीयू तो एग्जीक्यूट सर किए, अराइवल टाइम नहीं, वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम जो लास्ट पे है। एवरेज वेटिंग टाइम की आपको समझ नहीं आई। आपको ये समझ आया कि P1 जो है इसका वेटिंग टाइम 10-1 क्यों है। आप ये देखिए कि P1 को एक दफा यहाँ पे प्रोसेसर मिला है, अब ये 0 से 1 तक तो P1 को प्रोसेसर मिला है ना, सीपीयू मिला है, यहाँ पे तो ये वेट नहीं कर रहा। एट टाइम 1 आपने सीपीयू जो है वो P1 से छीन लिया और इसको दोबारा सीपीयू कब मिला है, इसको 10 पे मिला है, यानी इस दरम इस दौरान, यानी ये लाइन के बराबर जो टाइम है इस वक्त में P1 वेट कर रहा है, यानी 10-1 9 मिलीसेकंड 9 साइकिल इतना ये वेट कर रहा है। ये क्लियर हुआ आपको, ये वाला जो P1 का टाइम है। जी सर। अब P2 पे आ जाए। P2 जो है वो 1 मिलीसेकंड पे अराइव हुआ है और एक पे ही उसे प्रोसेसर मिल गया और उसने कंप्लीट किया 5 तक, उसे तो कोई वेट नहीं करना पड़ा, इसलिए ये 1-1 है, 0। ठीक है, क्वेश्चन जिसने पूछा था ये मुझे बताएं कि ये समझ आया आपको। सर दोबारा बता दें।
P2 के बारे में आप ये देखें कि इसका अराइवल टाइम 1 था, यानी 1 मिलीसेकंड पे ये पहुंचा और 1 पे ही इसको सीपीयू मिल गया। जी सर। इसको कुछ वेट करना पड़ा। इसको जी सर। सीपीयू के लिए वेट करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? इसको जी आते ही सर। सीपीयू मिल गया ना, इसको आते ही सीपीयू मिल गया। देखिए, जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको आप वेट टाइम में नहीं लेते। जिस तरह P1 जो था वो यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट कर रहा था, तो ये वाला जो 1 सेकंड है ये उसके वेटिंग टाइम में हमने शामिल नहीं किया। या P1 जो है वो यहाँ से यहाँ तक भी एग्जीक्यूट कर रहा था, इस टाइम को भी हमने उसके वेटिंग टाइम में शामिल नहीं किया। P2 जो है वो यहाँ पे अराइव हुआ और यहाँ पे ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, यानी एट टाइम 1 यहाँ पे आया और यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे वो खत्म हो गया। ठीक है? उसके अराइवल और उसको सीपीयू मिलने के दरमियान में कोई टाइम नहीं है, इसलिए उसका एवरेज, उसका जो वेटिंग टाइम है वो 0 है। ये चीज़ समझ आई आपको? जी सर, आ गई। उसके बाद आप ये देखें कि आपका जो P2 है, उसको तो हमने देख लिया। P3 को देखें कि वो 2 मिलीसेकंड पे जो है वो आया आपके पास, ठीक है? और P2 जो है वो एक्चुअली, सॉरी, P3 की बात कर रहे हैं। P3 को सीपीयू कब मिला? P3 को सीपीयू मिला 17 पे, ठीक है? तो 17 माइनस 2 यानी 15 मिलीसेकंड वो वेट करता रहा, ठीक है? 17 माइनस 2 कहाँ तक से बनता है? 2 आपका यहाँ पे होगा और फॉर एग्जांपल 2 से लेके ये 17 तक जो टाइम है, ये आपके पास P3 का वेटिंग टाइम है। ये वाली जो जी मैंने सर, आ पहले गई। लाइन लगाई है, ये वाली उसकी एग्जीक्यूशन टाइम है। ये उसका वेटिंग टाइम नहीं है, ये एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है? वेटिंग टाइम वो होगा जब वो रेडी क्यू में बैठा है और सीपीयू के लिए वेट कर रहा है। समझ आ गई? जी सर, आ गई समझ। P4 का भी इसी तरह से देख सकते हैं कि P4 जो है वो 3 मिलीसेकंड में पहुंचे और P4 को 5 मिलीसेकंड पे जो है वो सीपीयू मिल गया। तो 5 माइनस 3 जो होगा वो उसका वेटिंग टाइम होगा, ठीक है? तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बुक में जाएँ, उसमें डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स होंगी, उसमें ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी होंगी, स्पेशली जब आपका राउंड रॉबिन है, उसमें अगर आप वेटिंग टाइम निकालेंगे तो आपको मल्टीपल एंट्रीज़ मिलेंगी कि आपको एक प्रोसेस जो है वो कई दफ़ा रेडी क्यू में जाता है और उसके बाद वो खत्म होता है। तो उसकी एग्ज़ाम्पल करें, उसका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करें। सर जी बेटा। सर हम डायरेक्ट P1 से P4 पे जा सकते हैं? P1 से P4 पे जा सकते हैं। समझा नहीं उस बात को। सर ये सीरियल वाइज है ना, P1 P2 P3 P4, जी, जी। तो हम सीरियल वाइज जा रहे हैं, P1 से P2 की तरफ, P2 से P4 की तरफ, इस तरह। अगर नहीं, हम सीरियल मतलब वाइज कुछ नहीं जा रहे, सीरियल वाइज नहीं जा रहे। हमारा डिसीजन जो है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की जो एल्गोरिदम है उससे डिराइव हो रहा है। वो डिराइव कर रहा है कि नेक्स्ट प्रोसेस हमने कौन सा लेना, प्लस हमारा अराइवल टाइम है जो है वो डिसाइड कर रहा है। अगर हम सीरियल वाइज जा रहे होते तो P1 P2 के बाद P3 को लेते, सही है फिर सर। P4 को लेते, ठीक है? सर, जिसका बस टाइम सबसे कम है वो पहले चल रहा है ना? हाँ जी, जिसका रिमेनिंग टाइम यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जिसका सबसे कम है। इसकी बुक से जाएँ और बुक से इसकी एग्जांपल लाज़मी करें, क्योंकि इसमें ट्रिकी सिचुएशंस जो हैं वो हो सकती हैं कि यहाँ पे तो एक ही दफ़ा था ना कि P1 को आपने एग्ज़ीक्यूट करना शुरू किया, उसको प्रीएम्प्ट कर दिया। उसके अलावा P1 के अलावा आपने कभी बाकी जो 3 प्रोसेस हैं या P1 को जब दोबारा मिला है उसके बाद कभी प्रीएम्प्शन नहीं हुई। तो आपको ऐसे केसेस मिलेंगे डिफरेंट एल्गोरिदम्स में जो प्रीएम्प्टिव हैं, लाइक राउंड राउंड रॉबिन में आपको रिमेनिंग शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट में, और दूसरी प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम में, जहाँ पे आपके मल्टीपल टाइम आपकी प्रीएम्प्शन हो रही है। जो प्रीएम्प्शन वाले सिनेरियोज हैं उसमें आप देखें कि आपका ये गैंट चार्ट किस तरह बनेगा और आपका जो वेटिंग टाइम है और एवरेज वेटिंग टाइम है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लाजमी जो है बुक को पढ़ें और उसमें से डिफरेंट एग्जांपल्स जो है उनको सॉल्व करके देखें। सर बुक के चैप्टर का नाम क्या है सर? जो इस स्लाइड के टाइटल का नाम है 5th चैप्टर है। अगर आप 10th एडिशन ले लेंगे तो सीपीयू स्केजुलिंग जो है उसके हर एडिशन में मौजूद है। आप उसके कंटेंट अगर कभी खोल के देख के जी सर। तो लाजमी आपको मिल जाए। जी सर, बुक खोल के बैठे हैं। जी। 4th चैप्टर है सर?
आपका एडिशन डिफरेंट होगा। ये जो स्लाइड्स मेरे पास हैं ये आप देख सकते हैं कि ये 10th एडिशन के लिए है। जी सर। चले सर बेटा आईटी ठीक। सीरीज वाली बुक्स भी बेटे आईटी सीरीज वाली बुक्स जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। बेहतर है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें। चलिए बेटा ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब मेरा ख्याल हमारी नेक्स्ट वीक में क्लास है। हमारा वो प्रैक्टिकल वाला सेशन भी इनकम्प्लीट रह गया था लास्ट टाइम, उसको भी हमने कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट टाइम मंडे को इंशाल्लाह देख। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।